तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है। अभी लास्ट हमने क्या बोल दिया था कि mv की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी फॉर अ पार्टिकल दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इस वैल्यू को हमने इस लेमडा में पुट किया h अपॉन mv में। ठीक है, h अपॉन mv, तो यहाँ v mv की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सही है यहाँ तक। तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन मिल गया हमारा, लेमडा का एक और एक्सप्रेशन मिला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेमडा का एक और एक्सप्रेशन मिला हमें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इससे भी जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो अभी हम बाद में, अभी इसके बाद डिराइव करेंगे। तो सोचो, सोचो, क्योंकि चीजें तो सब इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो एक्सप्रेशन भी हमें जो निकालना है वो किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सोचो, लेट द इलेक्ट्रॉन, let the electron is accelerated, let the electron is accelerated with a potential difference v, with a potential difference v, with a potential difference v। तो बताओ, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? सर ईवी। ईवी, वेरी गुड, ईवी। जिनको नहीं याद आया उनको मैं फिर से बता दूं, 1 ev की डेफिनेशन याद है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन याद है ना? क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या डेफिनेशन थी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करते हैं तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा? 1 ev जितनी एनर्जी वो गेन करेगा। एंड 1 ev के बाद में हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन 1 ev मतलब क्या होता है, चार्ज इनटू वी। अगर हमने एक नॉर्मल चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, ये तुम डेफिनेशन इसकी जो डेरिवेशन है फिजिक्स में करोगे भी। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर, कोई चैप्टर आएगा आई थिंक तुम्हारा 12th वगैरह में, तो उसमें तुम देखोगे कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ मैं इस तरह से, एक नेगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट, तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे रखूंगा इस फील्ड में, तो वो एक्सेलरेट होगा, वो एक्सेलरेट होगा। और उस चार्ज पार्टिकल की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, अगर उसमें चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ इन सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कितनी आएगी, जितना उसके ऊपर चार्ज है इंटू जितनी यहाँ पे वोल्टेज है, जितनी यहाँ पे वोल्टेज है जिसका उतना चार्ज है, मतलब क्यू इंटू वी। और 1 ev की डेफिनेशन भी यहां से निकल के आई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो बेसिकली वो कितनी एनर्जी करेगा? तो वहां पे हमने 1 ev को बोला था q इंटू वी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, और इंटू 1 वोल्ट करेंगे तो तभी हमने बोला था कि 1 ev की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सॉरी कूलम्स होगा, कूलम इंटू वोल्ट इक्वल्स टू जूल। तो यहाँ से हमने इस चीज को डिफाइन किया। आई होप याद आ गया होगा सबको, याद आ गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन होगी? चार्ज, जितना उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो चार्ज कितना ई, और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, वी। हाँ, 1 ev की डेफिनेशन में हम वोल्टेज यहाँ पे 1 वोल्ट बोल देते हैं, बट अभी हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया है वी। तो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ई इंटू वी। समझ गए? तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, ई इंटू वी। ठीक है, अब देखो, ई इंटू वी, अब देखना, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ गई ई इंटू वी। अब यहाँ पे लेमडा के एक्सप्रेशन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो तो कितनी आ गई, एच अपॉन अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे अगर रख दो ई इंटू वी, समझ गए, ई इंटू वी। अच्छा, अब ये जो मास है, ये मास भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूँ तो ये मास भी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मास से नीचे ऐसे लिख दो m, इसके यहाँ नीचे ई माइनस, मतलब ये मास इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, ये पता ही है हमें। ठीक है, अब मेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है कितना होता है,
9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, क्या मेरे को एच की वैल्यू पता है? हाँ मेरे को पता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड्स। ठीक है, क्या मेरे को ई की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, 1.6 इंटू 10 सॉरी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, सब चीजें मेरे को पता है, सबकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, सबकी वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकता हूँ। अगर सबकी वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो फाइनली मेरे को जो रिलेशन मिल जाता है वो मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ v बचेगा, सिर्फ v ऐसी टर्म बचेगी। तो यहाँ फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा √150/v। दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेम्बर, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे जो लेमडा आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहाँ पे जो लेमडा आएगा वो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। और यहाँ पे v क्या है? यहाँ पे v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रॉन को रखा है, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा। जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हम उस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के आने की वजह से जो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, उस वेवलेंथ को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला √150/v। और ये वैल्यू जो आएगी दैट कम्स इन एंगस्ट्रॉम। गॉट इट? समझ में आया? ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यस याद रखना सर। अच्छे से, दिस यू हैव टू रिमेंबर। कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, जब वो मोशन में होगा उसके साथ कोई वेवलेंथ एसोसिएट होगी, दैट वेवलेंथ इज दिस वन। ठीक है, और इसको हमने इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया, हमने कोई बीच में ट्रैप तो यूज नहीं किया, वही एक्सप्रेशन लिखा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है। अच्छा, अगर मैं किसी और पार्टिकल के लिए बात करूं, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो फॉर अदर पार्टिकल, फॉर अदर पार्टिकल, एक सेकंड रिकॉर्डिंग की है, हाँ, फॉर अदर पार्टिकल हैविंग चार्ज q, कोई और पार्टिकल ले लिए जिसके पास चार्ज q है, हैविंग चार्ज q is accelerated with, is accelerated with v with potential difference, with potential difference v। ठीक है, with potential difference v, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? h अपॉन अंडर रूट 2m qv। 2m, अब यहाँ पे m क्या आएगा? उस पार्टिकल का मास। यहाँ पे m क्या आएगा? उस पर्टिकुलर पार्टिकल का मास। ठीक है, यहाँ पे m क्या आएगा? एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे m क्या आएगा? उस पर्टिकुलर मास, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का मास आएगा यहाँ पे। ठीक है, और चार्ज q आ गया, v क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई और पार्टिकल है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो तुम्हें एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और फिर अगर तुम नॉर्मल ये फॉर्मूला भी याद रख लेते हो, जो कि वेरी सिंपल फॉर्मूला, याद रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, वहां से तुम चीजों को डिराइव कर सकते हो, बिकॉज तुम mv की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो √2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाफ mv²। वहां से तुम mv की वैल्यू निकाल सकते हो, विच कम्स आउट टू बी √2m ke। ठीक है, यहाँ पे पुट कर सकते हो 2m ke। ठीक है, वो तुम कैसे भी डील करो, तुम आराम से डील कर सकते हो mv की वैल्यू निकाल के। ऐसे कोई ये एक्सप्रेशन तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से तुम ये एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हो, कुछ रटने की जरूरत नहीं। हाँ, ये एक्सप्रेशन जरूर रट लेना, क्योंकि इसमें वैल्यूज वगैरह सब कुछ पुट ऑन करके ही बना बनाया फॉर्मूला है। जैसे वो 12400 वाला था, लेमडा वाला जो था, वे उसी तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर कोई और चार्ज पार्टिकल होगा क्यू वी, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो, यहाँ तक यस कोई सर। कंफ्यूजन किसी को? Yes, sir. नो सर। यस, ओके, वेरी गुड। ठीक है, लिखो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी चीज से बोहर का मॉडल फेल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज बोहर ने जो भी कैलकुलेशंस की थी, जो भी चीजें की थी, वो तो उसने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के की थी, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के की थी। बट अभी वो डी ब्रोइन ने तो बेल दिया, अभी इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी है, इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली में वेव की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, उसके साथ
अभी जो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट है उसकी हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह थी और तुमने सब कैलकुलेशन तो ऐसे पार्टिकल मान के निकाल दिए, तो ये एक पूरी की पूरा लिमिटेशन आ गई नील बोहर के मॉडल में। दिस इज द लिमिटेशन, ठीक है। तो बाकी जब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो तब देखेंगे कि तब तो इसका मॉडल और ज्यादा गलत हो जाएगा नील बोहर वाला, ठीक है। अभी लिख लिया यहाँ तक सबने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो। तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ मैं, छोटा छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द wavelength associated, find the wavelength associated with a ball, cricket ball है, with a ball of 100 gram moving with velocity, moving with velocity 10 meter per second, moving with velocity 10 meter per second। निकालो, बताओ। एक बॉल है, वो 100 ग्राम की बॉल है, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी, तो उसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएट है? करो जल्दी से करो, फास्ट फास्ट। सर 6.626 into 10 power minus 34। So या बिल्कुल सही 6.63 है, into 10 की power minus 35. ठीक है। तो तुम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और मास की वैल्यू रखोगे 100 ग्राम, यहाँ पे रखी है, ठीक है। और 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, इंटू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जो वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी वो सिंपली 6.6, मतलब ये 10 से 10, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यही आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। मीटर में आ जाएगी ना ये वैल्यू, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। वैसे भी अगर तुम सिंपली भी सोच के देखते, अगर मैं कोई मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का कोई डेली लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे क्रिकेट बॉल या हम हो गए, या कोई भी और चीज होगी जो मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, तो ध्यान से देखो उसका मास कुछ ग्राम्स में होगा ना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम या 1 किलो, ऐसा कुछ मास होगा। वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऐसी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। इन दोनों से क्या ही फर्क पड़ेगा ऊपर वाली वैल्यू को, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो है 10⁻⁻34 के ऑर्डर में है। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 10⁻⁻34 के ऑर्डर में है, तो अगर नीचे ऐसे कुछ रखूंगा, 50, 100 ऐसे कुछ रखूंगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली वैल्यू तो 10⁻30 के ऑर्डर में रहने वाली है, तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए ये जो लेमडा की वैल्यू है ये बहुत ही छोटी है। ध्यान से देख सकते हो कितनी छोटी है ये वैल्यू, दिस इज सो सो स्मॉल। इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करके देखो कितना आएगा, एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए, बोलो। 1 मीटर जो होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के इक्वल हो जाएगा, या 1 मीटर की सॉरी 1 मीटर की जगह तुम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो कितनी वैल्यू होगी ये, 44। बोलो भाई, 44 आ रही है। Yes, sir. देख रहे हो लैम्डा की वैल्यू कितनी कम है, देख सकते हो लैम्डा की वैल्यू कितनी ज्यादा कम है। एंगस्ट्रॉम में भी देखोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू कम है, बहुत ज्यादा वैल्यू कम है। तो ये क्या लैम्डा, अगर तू नॉर्मल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ देखोगे तो कितनी आती थी, 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम,
इस ऑर्डर में आती थी, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, दैट वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। बट यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट बिल्कुल भी नहीं है, कितनी छोटी वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में, बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसका कोई मतलब डेली लाइफ के एग्जांपल में अगर देखें डी ब्रोई हाइपोथेसिस का, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यार जस्ट एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ भाई आवाज आ रही है, ठीक है। तो हाँ, तो समझ आ रही है ना बात, तो यहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूजन लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हो अगर, तो क्या आएगा, सिंस ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, order of wavelength is is extremely small, therefore de Broglie wavelength, therefore de Broglie wavelength for daily life particle, for daily life particle has no physical significance, has no physical। और ये चीज उसने भी बोल ही दी थी डी ब्रोगली ने, कि हाँ इस थियरी की फिजिकल पार्टिकल जो मतलब डेली लाइफ के पार्टिकल्स है उसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिर्फ किन चीजों के लिए ट्रू है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जो बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिनका मास बहुत ही छोटा है, ठीक है, उनके लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो उसके लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। समझ आ गया भाई यहाँ तक सबको? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन करो, find the wavelength associated find the wavelength associated with the electron moving with the electron moving with the electron moving with 10 is per 6 with 10 is per 6 meter per second. Find the wavelength associated with the electron moving with 10 is per 6 meter per second. करो, या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स चेंज द क्वेश्चन। Find the wavelength associated with the electron moving in the moving in the Bohr's first orbit, Bohr's first orbit, Bohr's first orbit of hydrogen atom, of hydrogen atom। इस क्वेश्चन को करो, कम ऑन, जिसका हो जाए वो मेरे को आंसर बताना, और वैल्यू निकालना एंगस्ट्रॉम में, वैल्यू निकालना एंगस्ट्रॉम में।
लेट्स डू एक्टिविटी हियर। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अभी। एक्टिविटी क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया है, तुम सबको क्या करना है, जिसका भी आंसर निकल जाता है वो चैट बॉक्स पे आंसर लिखते जाओ। तो चैट बॉक्स पे एक सीक्वेंस में आंसर आ जाएंगे। देखते हैं सबसे सही और सबसे जल्दी आंसर किसका आता है, और मतलब इस देखते हैं इस एक्टिविटी का विनर कौन होता है। और जिसका पहले और एक्यूरेट भी होना, जिसका गलत है वो तो खत्म ही हो गया। एक्यूरेटली सबसे पहले आंसर किसका आता है, ठीक है, वो इस एक्टिविटी का विनर होगा। तो जिसका भी आंसर आता जाता है वो चैट बॉक्स पे लिखते जाओ। देखते हैं कौन जीतता है। तो मोहन जल्दी करो क्वेश्चन। ऑब्वियसली एक टाइम लिमिट भी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, वी गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम काना। लेट्स सी ये सही होगा या गलत, ये मैं जस्ट लास्ट में बताऊंगा। तुम्हारे पास 3 मिनट और हैं बाकी सबके लिए, 3 मिनट, जल्दी फास्ट। ओके अंशुमन, ये अंशुमन ये किस तरह से आंसर लिखा है, टू सर पी 2 एल पाई व्हाट है। इज टू पाए। यस ऐसे आंसर नहीं सर। चाहिए मेरे को, टू पाए ये इस तरह से आंसर नहीं चाहिए मेरे को। पूरा पाई की वैल्यू रख के पूरा 100 इस तरह से आंसर चाहिए जिस तरह से कान्हा ने दिया है। 3.32 इंटू 10⁻20 या 1.4 इंटू 10⁻26। ठीक है। सर एंगस्ट्रॉम में ही देना था ना। हाँ आंसर एंगस्ट्रॉम में देना है, आंसर एंगस्ट्रॉम में ही देना है। ओके सर। कम ऑन, लास्ट 1 मिनट, बाकी लोग भी करो जल्दी से, लास्ट 1 मिनट बचा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कम ऑन, एटलीस्ट सब आंसर तो करो। इतने सिंपल से क्वेश्चन के लिए अगर आंसर नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है यार, पढ़ क्यों रहे हैं हम। अगर जरा सा भी हमने रिवीजन की है, जरी सी मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो थोड़ा सा चेंज किया कि तुम पिछला रिवाइज करते भी हो या नहीं करते, जस्ट टू नो दैट।
चलो भाई देखते हैं इसका क्या आंसर है। आई होप जितने ने आंसर करना था कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, एक और लास्ट आंसर मिला है अनु की तरफ से। अब अनु के बाद कोई आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आंसर देते भी है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। एक बार मिलके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर है, फिर देखते हैं कौन विनर होता है इस एक्टिविटी का। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, लेमडा निकालने के लिए, वेवलेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हमें बोला था उसने कि वो बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है। तो बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? उसकी वेलोसिटी याद करो क्या थी, 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन होता था फॉर्मूला, याद करो जेड अपॉन एन। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट की बोली थी तो एन की वैल्यू भी 1। तो अल्टीमेटली जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 2.18 इंटू Yes, sir. 10⁶ मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अल्टीमेटली वेलोसिटी यही आ जाएगी। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो 6.626 इंटू 10⁻34। मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इनटू जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी है? 2.18 इंटू 10⁻6। यहाँ तक ठीक है? ओके, इस चीज को सॉल्व करते हैं। एक सेकंड रुकना जस्ट। 6.626 को मैंने डिवाइड किया अगर 9.1 से, ठीक है, और उसको फिर से मैं, उस टर्म को मैं फिर से डिवाइड करता हूँ अगर 2.18 से, तो ये आ जाता है 0.334। ठीक है, इनटू 10⁻31 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। पहले तो 31 में से 6 निकाल दो तो कितना बचता है? 25। तो -25 ऊपर जाके +25, +25 मतलब -34 इंटू 10⁻+ का 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 594। तो अल्टीमेटली 0.334 इंटू 10⁻⁻9। और ये अभी तक आंसर किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। सही है, हमें किस में चाहिए था? एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए था। ओके, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? जस्ट एक सेकेंड। हाँ ठीक है, अभी तक मीटर में ना आंसर। ओके, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3.34 करके लिख लो, 10⁻⁻8 मीटर। अब मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए क्या करें? 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो 3.34 इंटू, मीटर की जगह पे क्या कर सकते हैं? 10⁻⁻10, सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने। 1 मीटर इक्वल्स 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3.34 इंटू 10⁻18 एंगस्ट्रॉम। बोलो यही आ रही है वैल्यू? मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की? कोई मिस्टेक सर की है क्या अप्रोक्स तो कैलकुलेशन में? सही है। अप्रोक्स तो सही है। ओहो यार, ये कब से मैं गलती कर रहा हूँ, इस चीज को तुम सही नहीं कर रहे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है ना भाई? उल्टा लिख दिया हम, कोई चीज इसको बता भी नहीं रहा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम थोड़ी होता है। 1 पिछले क्वेश्चन में भी आई थिंक हमने ये गलती की। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, समझे? तो ये कोई बता ही नहीं रहा, तब से यस मिस्टेक सर। कर दी मैंने। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे फिर क्या करोगे?
तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ना ये, इधर जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होगा ना। 1 मीटर की जगह पे अगर एंगस्ट्रॉम रखना होगा तो क्या क्या आएगा, 10⁻⁸ इंटू 10⁻10। ठीक है, अब जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब ये लैम्डा की वैल्यू ऑब्वियसली मीटर में तो एंगस्ट्रॉम में बड़ी वैल्यू आनी चाहिए ना, छोटी थोड़ी आएगी। एंगस्ट्रॉम इज है छोटा यूनिट ना। तब से बात किसी ने नहीं बताई भाई, आंखें बंद करके देख रहे हो क्या? ठीक है, तो ये अभी अल्टीमेटली आंसर किसमें आ गया, 3.34 इंटू ये आ जाएगा 10⁻²। तो 334 एंगस्ट्रॉम बोल दूं, बाकी अप्रोक्सीमेशन है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 334 एंगस्ट्रॉम बोल दूं, बोलो यस बोलो। सर। सर वो आपने एंगस्ट्रॉम कैसे बोला था ना, तो जल्दी में फिर वो दिमाग से निकल के, इसलिए वो -20 के अप्रोक्स आ गई पावर। मतलब जो मैंने गलती की वो सबने वही की। सबने वही गलती की है। एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, वही मैंने गलती करी। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। आई थिंक पीछे भी वो गलती की थी, उसको करेक्ट कर लेना। वो जो हमने पीछे आई थिंक निकाला था, वो क्या आया था वो, 10⁻34 मीटर आ गया था ना। 6.626 इंटू 10⁻34। तो एंगस्ट्रॉम में ये आ जाता 6.26 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉम। ऑब्वियसली एंगस्ट्रॉम भाई छोटा यूनिट है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो पीछे भी गलती कर दी थी हमने, अभी करने जा रहे थे, तो अभी ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 334 एंगस्ट्रॉम। बताओ आप कोई गलती की हो? सही है सब कुछ? यस सर। अब अब देखते हैं किसका आंसर सही है, किसी एक का भी किसी का सही होगा क्या? किसी का भी सही नहीं है आंसर, किसी एक का भी नहीं सही नहीं। हाँ, दुष्यंत, ओहो दुष्यंत 3.32 कर दिया। अगर कहीं 332 पॉइंट कर देते तो तुम्हारा आंसर सही था। दिया कभी गलत, सबका आंसर गलत। काना ने वही गलती कर दी, वो वाली। किसी का भी आंसर सही नहीं आया तो कोई विनर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बेसिकली हर एक क्लास में इस एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है, हर एक क्लास में एक क्वेश्चन जरूर करेंगे इस टाइप का। समझ गए? इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? बोलो, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? Yes, sir. No, sir. वो वो इसके वाला, वो पीछे वाले क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना पीछे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, Yes. ओके, आगे बढ़े भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको करो। अच्छा, इसके लिए हम लिख सकते हैं ना, अब देखो ये बात। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू इतनी आ रही है, क्या ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है? ये तो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना भाई, ध्यान से देखोगे ये तो अच्छी खासी वैल्यू है। ऐसा तो है नहीं इसको निगलेक्ट कर सकते हम, बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो हम इलेक्ट्रॉन को अब वेव की तरह देखें या पार्टिकल की तरह? देखो ज्यादा तो वेव की तरह लग रहा है, काफी अच्छी है इसकी वैल्यू है ये, लैम्डा की जो वैल्यू है ये। इसी रेंज में तो उनकी वैल्यूज भी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो अच्छी खासी इसकी वैल्यू है ये। तो हम यहाँ पे इसके नीचे, इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लेना, इसी क्वेश्चन के नीचे जस्ट लिख लेना। वो मैं लिखता हूँ, क्या लिखोगे, एक सेकेंड। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट हो जाती है, जिसलिए इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के नीचे कंक्लूजन लिख देना, इस क्वेश्चन के नीचे कंक्लूजन लिख देना। सिंस वेवलेंथ, since wavelength associated with the electron, with the since wavelength associated with the electron has considerable value, has considerable value, therefore we can
conclude that we can conclude that electron has wave nature as well as particle nature. इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है। उल्टा वेव नेचर उसका ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है, मतलब वो पार्टिकल तो लग ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में वेव लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन मोशन इट लुक्स लाइक अ वेव। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज वेव लाइक की शो कर रहा है, वो डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है, ऑब्वियसली वो एक पार्टिकल भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेट प्रॉपर्टीज भी हैं, और कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी काफी अच्छी खासी है, मास बहुत कम है, वो वे वेवलेट प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये इसकी हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉय की, तो इस तरह से इसने चीजों को कंक्लूड किया। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट किसी को, एनीबॉडी? ऑल क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन को करो, अब ये वाला क्वेश्चन करो। सर वेवलेंथ इसमें भी एंगस्ट्रॉम में निकालनी है। क्या हुआ? सर वेवलेंथ इसमें भी एंगस्ट्रॉम में निकालनी है। अच्छा, वेवलेंथ की वैल्यू किसमें निकालनी है? ये निकाल दो तुम एंगस्ट्रॉम में, निकाल दो एंगस्ट्रॉम। सर जो आपने होमवर्क कर दिया था वो कौन सा होमवर्क? सर आपने सेक्शन डी दिया था एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड में अप टू 13 क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो मैंने दिए थे। देखो मैं इतने क्वेश्चन क्या डिस्कस करूंगा, पहले थोड़ा हो जाए फिर से। वो मैंने एक साथ डिस्कस कर लिया ना जितना किया था, अभी थोड़ा और सेक्शन कवर कर लेते हैं, थोड़ी और 2-3 क्लासेस कवर कर लेते हैं, फिर जितना वो पेंडिंग होगा फिर एक साथ कर लेंगे। ठीक है, हिमांशु का आंसर आ गया 8967 आंसर। तुम करते रहना होमवर्क। अब नेक्स्ट सेक्शन भी कर लेना, जो डी ब्रॉय वाला सेक्शन होगा, उसको कवर कर यस लेना। सर। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 में भी देख लेना अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो। ठीक है, बाकी डिस्कस में एक साथ कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, आंसर्स मिल रहे हैं सबके 8967 ओके। हाँ, 8967 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो लेमडा की वैल्यू सिंपली निकालनी थी, एच अपॉन काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला याद ही हो जाएगा तुम्हें, और याद होना भी चाहिए। एच की वैल्यू पुट करोगे 6.26 इंटू 10⁻34 √2। देखो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐसे ही आएंगे, सिंपल ही आएंगे, वो मुश्किल नहीं आएंगे। कंसेप्चुअली कुछ वो घुमा सकता है क्वेश्चंस में, और जेई मेंस में तो वो भी नहीं घुमाएगा, बट न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें ज्यादा हार्ड बनते ही नहीं। ठीक है, कंसेप्चुअली हाँ कुछ वो हार्ड चीजें बोल पूछ सकता है एडवांस में। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻25। सब वैल्यूज पुट ऑन करके जो फाइनल आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में वो सबका सही था, वो आंसर आएगा 8967 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड, सबका आंसर सही। क्लियर एवरीवन? हाँ, सबका आंसर यही है 8967। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ of an alpha particle and proton accelerated through
सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। करो इस क्वेश्चन। हाँ भाई, हुआ क्वेश्चन ये वाला। अंशुमन का आंसर आ गया है, सही आंसर अंशुमन, वेरी गुड। ओके, हिमांशु का भी आंसर आया है। हिमांशु 2√2, 1/2√2 आएगा, 1/2√2। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। तो लेमडा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन नॉर्मल, किसी पार्टिकल के लिए देखूंगा तो क्या होता था, 2m3v, अगर याद हो तो 2m3v। तो लेमडा अगर प्रोपोर्शनैलिटी वाइज देखूं तो मैं 1/√m³ बोल सकता हूँ। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी वाइज बोलूं तो 1/√m³। कृतिका के भी आंसर सही है, वेरी गुड कृतिका। ठीक है, तो 1/√m³ प्रोपोर्शनैलिटी वाइज देखूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय रेशियो किसकी निकालनी है, प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की रेशियो निकालनी है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो पहले ऐसे देख लो, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन ही रहने दो, आई टेल यू व्हाई, क्यों रहने दो, फिलहाल रहने दो इसको ऐसे ही। मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन की तरह रहने दो। क्या मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैं 4 into मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकता हूँ, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम। हीलियम में कितने यस प्रोटॉन्स सर। होते हैं, 4 प्रोटॉन्स होते हैं। हीलियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 4 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो नहीं सॉरी, 4 प्रोटॉन्स क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। सर मास 2 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। बट न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4 into मास ऑफ प्रोटॉन। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दोनों का मास सेम ही होता है। ठीक है, और रही बात चार्ज की, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ई। और अगर अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो इस पे चार्ज कितना हो जाता है, 2e। क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है, तो 2 प्रोटॉन्स पे 2e चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से ई कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो अल्टीमेटली 1/√8। और अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली 1/2√। दिस इज योर आंसर। बोलो, क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन, क्लियर, कोई डाउट किसी को। नो सर। ठीक है, वेरी गुड।
ओके 4:15 पे क्लास है कोई तुम्हारी? नो सर। ओके तो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन कर लो। एन इलेक्ट्रॉन having initial kinetic energy of 6 eV, an electron having initial kinetic energy of 6 eV is accelerated through the potential difference of 4 eV, sorry, through the potential difference of 4 volt, ठीक है। find the wavelength associated with the electron, find the wavelength associated with the electron। करो इस क्वेश्चन को। हाँ भाई हुआ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। Sir, under root 15. √15 या इज द राइट आंसर, बट ठीक है √15 भी बोल सकते हो, बट एंगस्ट्रॉम में, हाँ एंगस्ट्रॉम में, ओके। बट उसको पूरा सॉल्व करोगे तो 3.87 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था। देखो जनरली जो हमने 1 eV की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या बोला था, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, उसमें हमने रेस्ट से एक्सेलरेट किया था इलेक्ट्रॉन को। बट यहाँ पे उसमें हमने रेस्ट से एक्सेलरेट किया था, यहाँ पे हमने क्या बोला कि इनिशियली भी उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन इनिशियली भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, और फिर हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4V। जब इतने पोटेंशियल डिफरेंस से हम उसको एक्सेलरेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, 4 eV काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज उसके पास E है और इनटू वोल्टेज करेंगे 4, तो कितनी एनर्जी वो कर लेगा 4 eV, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले पास इसके ऑलरेडी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 6 eV, तो अब इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले ऑलरेडी 6 10. eV थी और बाद में इसने जब एक्सीलरेट किया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट तो इसने 4 eV और ज्यादा कर ली, तो 10 eV हो जाएगी। बस इसको फॉर्मूले में पुट करना था, लैम्डा इक्वल्स टू √150, ठीक है, अपॉन यहाँ पे रखेंगे 10, ठीक है, तो इसको सीधा हम कैलकुलेट करेंगे तो √15 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा दैट इज 3.87 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3.87 एंगस्ट्रॉम। हाँ भाई क्लियर है? Yes, sir. ठीक है भाई, आज का लेक्चर फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन उस हिसाब से कर लेना, नेक्स्ट जो डी ब्रॉय वाला है उसको कवर कर लेना, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज 2 में देख लेना कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, और आज का लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर मैं फिर से रिपीट करूं, प्रीवियस लेक्चर बोहर मॉडल को अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना, ओके क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके बाय बाय।